everyone. This is Shahnaz, your online social studies teacher, and welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. Today we are going to start our chapter number 3 of history. आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. फार्मर्स का मीन्स होता है किसान और हर्डर्स का मीन होता है चरवाहे. चरवाहे कौन होते हैं? वो लोग जो जानवरों को पालते हैं, पशुपालन करते हैं, उसी से अपने जीविका चलाते हैं, तो वो हमारे हर्डर्स कहलाते हैं, यानी चरवाहे कहलाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. एज मैन रीच्ड द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज हिज लिविंग कंडीशन चेंज्ड. जैसे जैसे इंसान मेसोलिथिक एज तक पहुंचता गया, उसके रहने के तौर तरीके बदलते गए. Gain knowledge about agriculture and cultivation, therefore there is no need for him to keep moving around with the animals in search of food. उन्होंने क्या किया कि उन्हें कृषि की और सभ्यता की ज्ञान मिलने लगा, यानी उन्होंने जो कृषि किस तरीके से की जाती है उसकी नॉलेज प्राप्त की. उसके बाद उन्हें जानवरों के साथ में खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं हुई. ही लर्न टू कल्टिवेट लैंड. उन्होंने खेती करना सीख लिया था. सो सीड्स, जो बीज होते हैं, उसको लगाना सीख लिया था. एंड ग्रो वीट एंड राइस विच प्रोवाइडेड हिम फूड. और अनाज उगाना जैसे कि गेहूं और चावल उन्होंने उगाने सीख लिए थे, जिससे उनकी जो खाने की ज़रूरत थी वो पूरी होने लगी थी, उससे उन्हें खाना मिलने लगा था. मैन वॉज फोर्स्ड टू स्टे इन वन प्लेस एंड हैव अ सेटल्ड लाइफ इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स. सून व्हेन ही एंटर्ड द न्यूलिथिक एज he started using polishing tools, domesticated animals, and started growing plants. However, the geographical locations had its influence on the Neolithic age. अब क्या था कि उन्होंने जब एग्रीकल्चर सीख ली थी तो उसके लिए जो मनुष्य थे उनको एक ही स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और एक सेटल लाइफ उन्हें जो अपनी गुजारनी थी उसके लिए क्या करना पड़ता. उन्हें जो पौधे थे, जो फसल उन्होंने लगाई थी, उसकी देखभाल के लिए उन्हें जो भी ज़रूरत होती थी तो उसके लिए उन्हें एक ही जगह पर रुकना पड़ता था. लेकिन जल्दी ही उन्होंने नवपाषाण युग में प्रवेश किया. नवपाषाण युग यानी कि न्यूलिथिक एज. और उन्होंने उसमें क्या किया था कि उन्होंने चमकाने वाले औजार उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था. जो कुछ औजार होते हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, टूल्स का. जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, पौधे उगाना शुरू कर दिया था. हाँ, हालांकि जो जोग्राफिकल कंडीशन होती है उसका भी उस नवपाषाण युग पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव पड़ा था. अब वो किस तरीके से हुआ था ये आगे देखेंगे. Our next heading is न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज. न्यूलिथिक एज को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. अब न्यूलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज होती क्या है? द टर्म न्यूलिथिक हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. ये जो शब्द है न्यूलिथिक, ये एक ग्रीक शब्द है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है. न्यू मीन्स होता है नया, एंड लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन यानी कि पत्थर. इसे हम पाषाण भी कहते हैं. दिस इज़ द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज. और ये जो समय है ये किस समय का है? मेसोलिथिक एज का. इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज, और स्टोन एज की ये सबसे लास्ट स्टेज है. प्रोग्रेस बिगेन टू शो एज द ह्यूमन स्टार्टेड लीडिंग अ मोर सेटल कम्युनिटी लाइफ. ये जो प्रोग्रेस होती गई थी वो धीरे धीरे इसी एज से शुरू होती गई थी, जिससे कि जो लोग थे वो एक सेटल्ड लाइफ में आने लगे थे. लेट्स लर्न हाउ इट्स हैपेंड. अब आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से हुआ था. तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में. द कल्चर ऑफ न्यूलिथिक एज शोज रिमार्केबल चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन. नवपाषाण युग की जो संस्कृति थी, यानी कि जो न्यूलिथिक एज की संस्कृति थी, उसने रिमार्केबल चेंजेस किए थे इंसान के जीवन में, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस आए थे वो थे इस युग में खेती की कला सीखना. हमारे पास इसके बारे में कोई प्रॉपर एविडेंस तो नहीं है, लेकिन आदमी ने इस बारे में कैसे सीखा, लेकिन ये शायद उसने इस तरीके से सीखा कि जैसे ज़मीन पर जो बीज होता है वो जब गिरा तो उसके बाद नए पौधे सामने आते हैं और उससे ही उन्हें फसल उगाने का. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. This change was not a sudden radical change but took place over hundreds of years. ये जो चेंजेस हुए थे ये अचानक कट्टरपंथी नहीं थे, बल्कि इसमें बहुत सारे साल लगे थे. कई सालों के बाद में ये चेंजेस हुए थे. इसमें क्या था कि मैन स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. इंसान ने फसलें उगानी शुरू कर दी थी और वो खाद्य उत्पादक यानी फूड प्रोड्यूसर बन गया था. इसके साथ ही मनुष्य ने गेहूँ, जौ, चावल की खेती कई स्थानों पर करनी शुरू कर दी थी. प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ पर इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं. मनुष्य ने एक व्यवस्थित जीवन जीना यानी एक सेटल लाइफ जीनी शुरू कर दी थी. उन्होंने नदियों, झीलों जैसे स्थानों के पास में जहाँ की उन्हें वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी पानी इजीली उन्हें अवेलेबल था, ऐसी जगह के पास रहना शुरू कर दिया, क्योंकि खेती के लिए उन्हें पानी चाहिए था. और एक स्थान पर लोगों की जो एकाग्रता थी
वो शुरू हो गई थी, यानी उनका जो कंसंट्रेशन था वो एक ही जगह पर स्टार्ट हो गया था। शिकार पर निर्भरता कम होने के साथ में कृषि ने उन्हें भोजन की जो अच्छी आपूर्ति प्रदान की थी, यानी जो पहले वो उनका फोकस होता था शिकार करने पर था, अब वो होता था खेती करने पर। Along with this, number of other changes also come about in the life and lifestyle of human beings. इसके साथ ही साथ क्या हुआ था कि लोगों के रहने के तौर तरीके और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे। Now come to the next heading, domestication of animals, यानी जानवरों का पालना या उनको पशुपालन करना। The first animal to be domesticated by the early Neolithic man was dog. सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, जिस टाइम जानवरों को पाला जाता था, तो वो पहला जानवर कौन सा था? डॉग। Climatic changes also encouraged the growth of grasslands and led to an increase in the number of herd animals. जानवरों को पालने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस या जो उसमें चेंजेस होते थे वो भी इनकरेज करते थे, या फिर जो घास के मैदान थे उन सब के लिए, उन सब की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से ऐसे एरियाज़ में पशुपालन ज़्यादा किया जाता था। जैसे कि कुछ तो शीप यानी कि भेड़ जो होते हैं, कैटल, गॉट्स, इन सब को पालना शुरू कर दिया था। और कुछ लोगों ने जो कि पहले जानवरों का शिकार किया करते थे, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया और उसके बाद में इनके बिहेवियर को जानने लगे, इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स को जानने लगे, और इस प्रकार ये जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस थी ये स्टार्ट हो गई। और ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, इससे क्या चीज़ मिलती थी? मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, जो भी दूध से बने हुए सामान होते हैं, या फिर उनकी जो स्किन है उसको कपड़े वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कपड़े बनते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में जानवरों का यही पाला जाना, ये जो पशुपालन था, इसमें जैसे बैल होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, परिवहन के लिए यूज़ किया जाने लगा, और साथ ही साथ में माल ले जाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको व्हील के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से व्हील की डिस्कवरी हुई, या वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द होमवर्क। एक्सप्लेन एनी वन पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें से कोई एक पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करना है और अपने वॉइस मैसेज में मुझे सेंड करना है। ओके, You can concern all your queries and doubts related to this chapter only during your class time on my personal number 8077673415। As you all know कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उसे कंफर्म कर सकते हैं आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर 8077673415 पर। ओके, और अब बात कर लेते हैं कि आपको होमवर्क कब तक सेंड करना है। होमवर्क आपको मुझे कल सुबह 8 बजे से पहले मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। ओके, और होमवर्क आपको सेंड करना कंपलसरी है। एज यू ऑल नो कि आपकी जो अटेंडेंस है वो उससे मार्क की जाएगी। आई होप चैप्टर आपको समझ आया हो अच्छे से। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू, सी यू सून।